बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, चारों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बात अब करते हैं वक्फ के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई उस हिंसा की, उस दंगे की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और इससे जुड़ी एक खबर इस वक्त आ रही है कि मुर्शिदाबाद जाने के लिए ममता बनर्जी का प्रोग्राम सामने आ गया है। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएंगी, वहां का दौरा करेंगी और मई के पहले हफ्ते में वो मुर्शिदाबाद जाएंगी, जो हमें अभी जानकारी दी जा रही है। यानी कि आप समझिए कि मई का पहला हफ्ता मतलब अब से 10 दिन और, तो उस तब ममता बनर्जी जो हैं वो मुर्शिदाबाद जाएंगी। उनसे पहले वहां पर राज्यपाल पहुंच चुके हैं, जिनको मना किया था ममता बनर्जी ने कि भी हालात ठीक नहीं है, आप वहां मत जाइए, लेकिन फिर भी वो गए। और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम वहां पर जाकर दौरा कर चुकी है, पीड़ितों से मुलाकात कर चुकी है। और ये खबर उस वक्त आई है जब वहां कोशिश ये हो रही है सरकार की तरफ से कि जो रिलीफ कैंप में लोग हैं वो अपने घरों को वापस चले जाएं। बहुत से लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं और उनकी मांग है वहां बीएसएफ का एक रेगुलर कैंप, स्थायी कैंप जो है वो बना दिया जाए, तब वो जाकर के अपने घरों में लौटना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर वो वहां जाकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात क्यों नहीं करती। इस बीच में उन्होंने एक, जब हिंसा के बाद कलकत्ता में एक कार्यक्रम में जहां सब मौलाना मौजूद थे, उनके बीच तो वो जाकर के उनसे बात कर चुकी हैं, लेकिन अब तक हिंसा प्रभावित लोगों से बात नहीं की। इसको लेकर आलोचना हो रही थी, तो ये कार्यक्रम उनका सामने आ गया है। मैं आपको जरा बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में क्या होना है। दरअसल वकील विष्णु शंकर जैन, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसको आज टेकअप किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कुछ मांगे रखी थी। और उनकी पहली मांग तो ये थी कि जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, इसकी 3 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित हो और वो इसकी जांच करे। उनकी दूसरी डिमांड ये थी कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तुरंत पश्चिम बंगाल भेजी जाए। उनकी अगली डिमांड यह थी कि हिंसा प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस को लंबे वक्त तक के लिए तैनात किया जाए। इसके अलावा अनुच्छेद 355 के तहत गवर्नर से ग्राउंड रिपोर्ट मांगी जाए और सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ और उसको देखते हुए वहां क्या कार्रवाई कर सकती है। और डिमांड नंबर 5 उनकी ये थी कि पलायन करने वाले हिंदुओं की फैमिली की एक रिपोर्ट तैयार हो और वो किन हालात में है और उनके लिए आगे क्या बंदोबस्त किया जा सकता है, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर 2 बजे बताया गया है कि सुनवाई होगी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या रुख रखता है इस पर। बहुत सारी मांगे हैं, केंद्र को भी इंटरवीन करने के लिए कहा गया। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात थी कि कल जब ये पिटीशन की मांग हो रही थी, तो उस वक्त जो अगले हमारे सीजेआई होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे बीआर गवई साहब, जस्टिस बीआर गवई, उन्होंने एक रिमार्क किया कि आप चाहते हैं कि हम केंद्र को निर्देश दें कि वो पश्चिम बंगाल के हालात पर में इंटरवीन करें। हम पर तो पहले ही दखल दिया जा रहा है, हम पर तो पहले ही आरोप लगाया जा रहा है कि हम कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल देते हैं। और ये बात उन्होंने 2 बार कही कल, अलग अलग मौकों पर। तो जो कुछ बीजेपी के सांसदों या नेताओं ने अपनी बयानबाजी में कहा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा नहीं। तो बातों में उसका जिक्र कल बीआर गवई साहब ने कर भी दिया है। लेकिन पहले मैं ममता जी के जो आया है अगले 10 दिनों के बाद उनका दौरा मुर्शिदाबाद का लगेगा, त्रिपाठी जी। ममता जी को पता नहीं, मतलब क्या कहें, देर आए दुरुस्त आए जैसी चीज भी नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते कि वो जा रही तो उनकी नीयत कोई ठीक होगी, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने और उनकी पार्टी ने कहा कि ये सब संघ भाजपा के लोगों ने कराया। तो अगर कराया तो उन लोगों को पकड़ के बंद क्यों नहीं किया? उनको पकड़ के बंद करना चाहिए। और मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है वो उस डिजाइन का हिस्सा है जिसको बार बार मैं एक बड़े सवाल के तौर पर खड़ा करता हूं, और वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है वहां अगर सत्ता शासक मुस्लिम अपीजमेंट वाला हो तो क्या हाल हो सकता है। अच्छा है, शासक के तौर पर गई हैं, उम्मीद हम करते हैं कि जब जाएंगी तो कुछ बेहतर करके आएंगी। वहां जाएंगी तो कुछ उन लोगों को, जिसको कहते हैं कि जिनके घर परिवार के लोग चले गए, जिनके यहां मुश्किलें हो गई, जिनके घर दुकान मकान जला दिए गए, उनको कुछ वो मरहम देकर आएंगे। कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं ऐसी सभा में न चली जाए कि फिर से कहे कि हम आपके साथ हैं, 1 इंच जमीन आपके जाने नहीं देंगे। ये वाला खतरा भी। 2 बयान है हमारे पास, बीजेपी से बयान है, लेकिन इनमें भी बड़ी स्ट्रांग बातें कही गई। सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के अध्यक्ष है बंगाल के, ये कह रहे हैं कि समस्या मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं है, समस्या डीएनए में है। किसके डीएनए की बात कर रहे हैं? और बीजेपी के महासचिव तरुण चुग, उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल जिन्ना के नए अवतार से मुक्ति चाहता है। सकता है वो ममता जी की बात कर रहे हो, सुनते हैं। As Supreme Court has stated the thing, so we don't have any remark on it. It is the decision of the Honorable President of the country.
she is eligible enough to take the decision. So I think we should not pass any kind of comment in this regard. Several this type of incident happened that day. And not only so, they have been, taken on gunpoint and they have been pressurized to chant Allahu Akbar. The Hindu women, they have been pressurized to chant Allahu Akbar. So this was the situation under Mamata Banerjee's regime. And this will be the future of the other Hindus, those are staying in the Kolkata and the other part and thinking that everything is okay. Only the Murshidabad there is some problem. Problem is in the DNA. So that we have to discuss. And I would urge the so-called intellectuals of Kolkata. Where are you, sir? अच्छा, ये देखिए उनका जो जिधर वो इशारा उनका है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ कोलकाता, जिनको भद्र लोग कहते हैं और वो बीजेपी का वोटर नहीं माना जाता, उनसे सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आप अब कहां हैं जब मुर्शिदाबाद के हिंदुओं से अल्लाहू अकबर बुलवाया गया जबरदस्ती, और ये आपके साथ भी होगा, उनका ये कहना है। सर, ममता जी जाएंगी और बीजेपी के अध्यक्ष को आपने सुना, प्रॉब्लम डीएनए में बता रहे हैं। अब डीएनए के बारे में तो भागवत जी ने कहा कि डीएनए सबका एक है, हिंदू मुसलमान सबका एक है डीएनए, और वाकई जो 90-95% मुस्लिम जो कन्वर्टेड हैं उनका तो डीएनए वही है जो यहाँ के दूसरे लोगों का है। तो इसलिए पता नहीं सुकांतु मजूमदार जी अपने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं और मात्र संगठन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, एक तरह से पूरे संघ परिवार के मुखिया हैं वो, तो उनकी बात को सुनते हैं ध्यान से कि नहीं सुनते, या कितना ध्यान देते हैं, देना चाहिए उनको ध्यान। पता नहीं बीजेपी के लोग डीएनए की बात बहुत करते हैं, वो बिहार में भी डीएनए खोजते हैं, बंगाल में भी डीएनए, और ये समझ में नहीं आता कि डीएनए उनको इतना वो जो है तक चले जाते हैं। ममता बनर्जी की जहाँ तक बात है, मुर्शिदाबाद उनकी असफलता है, इसमें कोई किसी को क्या कहना। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में वक्फ कानून पास होने के बाद सुरक्षा बलों की चाक चौबंदी तैनाती कर दी गई थी संवेदनशील क्षेत्रों में, वो बंगाल में क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था। कोलकाता के बुद्धिजीवियों से पूछ रहे हैं कहाँ हो तुम, क्यों नहीं बोलते? नहीं, देखिए ऐसा है ना, कोलकाता के बुद्धिजीवियों से पूछ रहे हैं, ठीक है कि क्यों नहीं बोलते, वो उनको पूछने का दायित्व तो उनका है, सही है, उसमें कोई एतराज नहीं है, पूछना भी चाहिए ऐसे मौके पर। इस तरह के घटनाओं में हर एक को बेलाग होकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और निंदा करनी चाहिए। हम सेलेक्टिव होकर अगर जब निंदा करते हैं दिक्कत तब होती है, चाहे वो भद्रलोक के लोग हों, चाहे इधर के हों या उधर के हों। समस्या ये होती है जब हम आलोचना, अपनी प्रतिक्रिया सेलेक्टिव होकर देते हैं। तो मुझे लगता है सुकांतु मजूमदार यहाँ तक तो ठीक है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वो उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए भद्रलोक को, और सबको देनी चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, ममता जी जो जा रही हैं, तो ममता जी का जाने में कोई इतराज नहीं, मुख्यमंत्री है, जाना ही चाहिए, और जाकर के उनको सभी पक्षों से मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक पक्ष से मिलकर के चली आए और कह दें कि सब ठीक है। इसलिए ममता जी के इस दौरे पर सबकी निगाह रहेगी, मीडिया की भी रहेगी, बीजेपी की भी रहेगी, राजनीतिक दलों की रहेगी, कि ममता जी का दौरा वहां जाके लोगों के जख्मों पर मरहम लगाता है या कुछ और गर्मी पैदा करता है। देखिए, ममता बनर्जी जा रही है, लेकिन कब ममता बनर्जी जा रही है? जब घटना घटी उसी में ममता बनर्जी को जाना चाहिए था, और अगर ममता बनर्जी नहीं गई तो हरगोविंद दास और चंदन दास जो पिता पुत्र मारे गए, क्या ममता बनर्जी ने उनके घर वालों से बात की? क्या उनके घर वालों को बुलाया बंगाल में? क्या उसके लिए ममता बनर्जी ने माफी मांगी कि इस तरीके से आपके पिता और पुत्र की नृशंस हत्या कर दी गई? मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी को यह कहकर कि ममता बनर्जी उसे संभला नहीं, उसको एक स्पेस रास्ता नहीं दिया जा सकता। मंशा बहुत देखी जाती है, ममता बनर्जी की मंशा इसमें बहुत एक अच्छे नेता के रूप में रही, इसमें वो अपना राजनीतिक लाभ और नफा नुकसान देख रही थी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पूरे मुर्शिदाबाद के दंगे में ममता बनर्जी की जो भूमिका रही है, इसको ओवरऑल लुक करने में, जिस हल्के से लिया, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन करना पड़ा, केंद्र की सुरक्षा एजेंसीज को भेजना पड़ा, और ऊपर से आप आरोप लगाते हो कि सेंट्रल एजेंसीज इसके अंदर दंगा करवा रही है, संघ के लोग आकर दंगा कर रहे हैं, बाहर के लोग आकर दंगा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कंट्रोल कर पाया तो स्वीकार कीजिए कि मुझसे गलती हुई है और मैं अब कानून व्यवस्था दुरुस्त करूंगी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट पर ही जो सवाल उठाने वाले जो बीजेपी की तरफ से व्यक्ति थे, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, जिनके बयान से बीजेपी को उनके अध्यक्ष को एक प्रतिक्रिया देकर के पार्टी को अलग करना पड़ा कि ये इनका निजी व्यक्तिगत बयान है, पार्टी इससे सहमत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात आज जुडिशरी की तरफ से बनाए जा रहे हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि अगर कानून भी सुप्रीम कोर्ट को बनाने हैं तो संसद को ताला लगा दो। अब वो पिछले 14 घंटों में 2 ट्वीट और कर चुके हैं, 2 पोस्ट और कर चुके हैं, और वो सीधे सीधे जुडिशरी से जुड़ी हुई है। अभी उन्होंने लिखा है कि आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई ही नहीं की थी। मतलब बता रहे हैं कि देश में एक चीफ जस्टिस ऐसे भी रहे जिन्होंने कानून की पढ़ाई कभी नहीं की। और एक लंबा पोस्ट जो उन्होंने किया था, आज सुबह ये किया हुआ है, इसमें वो बता रहे हैं कांग्रेस के संविधान बचाव की एक मजेदार कहानी।
कि कैसे असम के एक बहरुल इस्लाम साहिब, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली, 1962 में राज्यसभा का मेंबर उनको कांग्रेस ने बनाया, 6 साल के बाद उनको दोबारा 1968 में मेंबर बनाया गया और उनको 1972 में हाईकोर्ट का जज कांग्रेस ने सीधे अपॉइंट कर दिया। 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। 1980 में ये रिटायर हो गए, लेकिन एक रिटायर्ड जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। और आगे उन्होंने ये भी बताया है कि 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद इनको तीसरी बार फिर राज्यसभा का मेंबर भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मतलब उनका कहने का है कि कांग्रेस जो कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, बीजेपी के लोगों ने उस पर इतने गाल बजा रही है, तो वो उनको आईना दिखाने के लिए ये पोस्ट कर रहे थे। लेकिन चुप नहीं बैठे, चुप नहीं बैठे, वो अलग इशू है। और ये जो इशू है ना, वो कोई नया इशू नहीं है, जिस पर काफी समय पहले भी चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण आज ये बात हो रही है, अभी बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसेज पड़े हुए हैं। वो भी सच बात है, उनकी सुनवाई नहीं होती। हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसीज है, लोअर कोर्ट्स की सिस्टम है, वो सब चीज़ें सही है। लेकिन क्या इसको उस बात से जोड़ा जा सकता है जो आप कर रहे हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। और ये बहरुल इस्लाम साहब पर बहुत चर्चा हुई है, कोई नया कोई केस उन्होंने नहीं रखा है, दोनों का, वांचू साहब का भी और इनका भी। और कांग्रेस तो हमेशा इस्तेमाल करती रही है, ये तो उन्होंने लिखा नहीं है, उनको शायद कम जानकारी है कि जिस तरह से इमरजेंसी के पहले जिस तरह से सीनियरिटी को लांग कर इंदिरा जी ने चीफ जस्टिस बनाया और उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा था, हंसराज खन्ना को इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारे मामले, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है मामले, और कांग्रेस दुरुपयोग करती रही, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि क्या आप इससे सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल आपने खड़े किए वो जायज हो जाते हैं? मसला वो है। और अगर जायज है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आप को क्यों किनारा किया है? और ये इस तरह से करके, अभी तो वो केस जो है आया नहीं है, कंटेम्प्ट का केस जब आएगा तब उस पर देखा जाएगा कि अगले हफ्ते के लिए सुनवाई के लिए लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वो उसमें की वजह है ना, आपने देखा नहीं उसको, केस को क्यों लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगले हफ्ते के लिए? इसलिए क्योंकि कंटेम्प्ट के मसले में अटॉर्नी जनरल की राय नॉर्मली ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट लेता है कि ताकि ये ना लगे कि कोई केस ऐसी फर्जी किसी ने कर दिया है, फिल्टर किया जा सके। और उसमें दो मसले होते हैं कंटेम्प्ट केस में। कंटेम्प्ट केस में एक मसला है कि कोर्ट के कंटेम्प्ट किया गया, वो कितना सीरियस है, और दूसरा कहीं ये मसला फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो नहीं है, ठीक है, कि कोई बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की कर रहा हो और आपने उसको कंटेम्प्ट बना दिया हो, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल की राय ली जाती है। ये जो दोनों वकील हैं जिन्होंने इस मसले को उठाया, उन्होंने को कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एजी के पास जाइए। एजी के पास गए, एजी ने उस पर अभी कोई राय नहीं दी है। एजी को जब राय देनी चाहिए, अब वो हो सकता है वो बिजी हो, क्योंकि उसमें भी कोई टाइम फ्रेम नहीं, उसमें है कि एज अर्लिएस्ट जो कर सकते हो वो करें, तो एजी की राय का भी शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो एक खबर और हम लोग के बीच से छूट गई, शायद 2-3 दिन पहले की खबर है कि जो चीफ जस्टिस साहब रिटायर्ड हमारे हैं चंद्रचूड़ साहब, उन पर एक हाईकोर्ट जज ने, पटना के एक जज ने, वो भी रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि तीस्ता सेतल वार्ड को रिलीफ देने के मामले में इन्होंने अति उत्साह दिखाया, ऐसा उनका मानना था, अति सक्रियता दिखाई। तो ये मामला पहुंचा केंद्र सरकार के पास। अब इसमें जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने डीओपीटी को वो मामला रेफर कर दिया है, मतलब कि इस मामले में उसको खारिज नहीं किया सरकार ने, वो डीओपीटी को भेज दिया गया। हुआ यह था कि तीस्ता सेतल वार्ड की गिरफ्तारी ना हो, इसको लेकर के अर्जी लगी, जमानत देने को लेकर। जी हाँ, और उसमें 2 बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई सेम डे में। तो ये आरोप लगाया एक रिटायर्ड जज ने कि इसमें उन्होंने अति सक्रियता दिखाई। अब दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जो आरोप भी लगते हैं ना, वो जब मसला हो जाता है उसी समय बोलना चाहिए था, अतिसक्रियता है। अब आज आप तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत का मसला जो है कितने साल पुराना हो, 6-7 साल तो हो ही गए उसको कम से कम। नहीं, ज्यादा पुराना नहीं है। नहीं, ये तो बहुत सारे आरोप लगते ही रहे ना कि कोर्ट कई बार मसले में रात को 2 बजे हियरिंग कर लेता है, बहुत सारे मसलों की हियरिंग नहीं करता। ये आरोप भी लगते रहे, याकूब मेनन को लेकर भी, और तमाम तरीके के इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। अब यानी कोर्ट कब क्या कर रहा है, मेरे दरअसल अपने देश में क्या है कि जिस वर्ग से, मतलब जमात या लोग मैं बात कर रहा हूं, मतलब किसी संप्रदाय या किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, जिस
तो अगर फैसला सूट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का आधार तारीफ बनाएंगे, करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर फैसला सूट नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट। अरे निशिकांत दुबे पर एक बात, एक छोटा कमेंट हर्षवर्धन जी आपका। अभी राशिद अल्वी कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका बयान भी है, टाइम नहीं, मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर आक्षेप करते हुए कहा कि ये तो प्रधानमंत्री का तरीका है, जो बात खुद नहीं कह सकते किसी से कहलवा दो, जो निशिकांत दुबे ने कहा। नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री किसी बात को दूसरे से कहलवाएंगे, आज तक का तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, मुख्यमंत्री से लेकर आज तक का, और वो तो कहते भी हैं, कर भी देते हैं। लेकिन ये वाला मसला थोड़ा गंभीर है। ठीक है, चंद्रचूड़ साहब अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे, बाद में तो जो उनके पक्षधर लॉबी थी वही उनके खिलाफ हो गए। जो विनोद जी कह रहे हैं ना, तो सारे वामपंथी, सारे वो जो कांग्रेस खिलाफ हो गए, सब खिलाफ हो गए। जो विनोद जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो वही सब किया था, उन लोगों के खिलाफ चले गए। खिलाफ मूल बात क्या है? वामपंथी अब खिलाफ है और दक्षिणपंथी तब खिलाफ थे। मूल बात ये है कि क्या ये अति सक्रियता कुछ विशेष मामलों में दिखती है? ये इससे मसला नहीं किसके पक्ष में किसके विपक्ष में गया। जब आप नॉर्मल जो रूलिंग है प्रोसीडिंग से उससे इतर जाकर तीस्ता जैसी महिला जिसके खिलाफ बहुत खतरनाक आरोप हैं, उसको जमानत देने के लिए अचानक बैठ जाते हैं। और मैं तो नहीं जानता हूं, उस वक्त स्टोरी छपी थी कि बेंच उठ गई थी, अचानक कोई फोन आया, फिर से बेंच तुरंत कॉन्स्टिट्यूट की गई। ये मतलब सारी खबरें छपी हैं और उसको फिर से किया गया। तो ये सवाल तो खड़ा होगा, और क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अभी देखिए ना, एक सवाल आया तो गवई साहब इतना नाराज हो गए, कह रहे हैं कि अरे हमारे ऊपर तो आरोप लगता है। अरे भाई इतना थोड़ी ना, हम कोई वो वाला थोड़ी ना है कि बच्चे बच्चे हैं, किसी ने कुछ कह दिया नाराज हो गए। आप इतनी बड़ी जगह पर बैठे हो, आप ठोक के फैसला लीजिए, स्क्रूटनी होने दीजिए। और जाते जाते एक खबर और आपको बता रहा हूं, आगे हमारे पास बयान आएगा तो सुनवा भी दूंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर जुडिशरी पर कमेंट किया है। पहले भी वो लगातार हमलावर रहे, उन्होंने फिर दोहराया है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अच्छा, आ गया बयान हमारे पास, सुनिए। In preamble of the Constitution. What does it say? We, the people of India. The supreme power is with them. No one is above the people of India. Let there be no doubt about it. Constitution is for the people, and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are the ultimate masters as to what constitutional content will be.